सब जान जाए तुमको, पहचान जाए तुमको, हाँ मान जाए तुमको है। हर मोड़ पर मुश्किलें हो तो क्या रास्ता बदल देना चाहिए या फिर चलना सीखना चाहिए उन मुश्किलों के बीच? स्टेम की दुनिया में कदम रखने वाली कई लड़कियां सिर्फ किताबों से नहीं, हालातों से भी लड़ती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी। गुड़गांव की आवाज रेडियो, यूनेस्को नई दिल्ली और यूनेस्को चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया हैदराबाद यूनिवर्सिटी के सहयोग से लेकर आ गया है आपके लिए जागो सखी का एपिसोड 4। जागो 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 जागो। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन साधनों की जो इन लड़कियों की स्टेम में आगे बढ़ने की राह को आसान बना सकते हैं, सरकारी योजनाओं से लेकर स्कूल की भूमिकाओं तक। और एक बार फिर मिलवाएंगे आपको एक नए चैंपियन से जो हर चुनौती को पछाड़कर आगे बढ़ रही है। कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी मदद, एक स्कॉलरशिप, एक मेंटर किसी का भविष्य बदल सकते हैं। ये आपको बता रहे हैं बड़ी फॉर स्टडी से मिस्टर उदय। स्वागत है आपका उदय जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरा नाम उदयनाथ शर्मा है और मैं बड़ी फॉर स्टडी के साथ सीनियर एडिटर के रूप में कार्यरत हूँ। और बड़ी फॉर स्टडी सन 2011 से स्कॉलरशिप की दुनिया में, स्कॉलरशिप इकोसिस्टम में लगातार कार्यशील है और अब तक ये लगभग 1.5 लाख स्पेशल बच्चों को स्कॉलरशिप मुहैया कराया जा चुका है कई अनेक माध्यम से, चाहे वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो, चाहे वो प्राइवेट स्कॉलरशिप हो। तो बड़ी फॉर स्टडी का रोल एक ब्रिज का काम करना है, एक पुल का निर्माण करता है, खास करके स्कॉलरशिप प्रदाताओं के बीच एवं स्कॉलरशिप जिनको प्रदान करना है बच्चों के बीच। तो इस प्रक्रिया में बड़ी फॉर स्टडी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उदय जी, इनमें से कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं जो आपके द्वारा दी गई स्कॉलरशिप की भागीदारी बनती है? जी बिल्कुल, आप ये मान के चल सकती हैं कि लड़कियों की संख्या खास करके स्कॉलरशिप के क्षेत्र में लड़कों की संख्या से अधिक है। अगर परसेंटेज में अगर आप कहें तो मैं कहूंगा कि 60-40 रेशियो, 60% जो है अभी तक लाभान्वित वर्ग है वो लड़कियां हैं और उससे थोड़ा सा कम लड़के हैं। जी, तो उदय जी, जो लड़कियां अभी स्टेम के क्षेत्र से जुड़ना चाहती हैं उनके लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप है? जी बिल्कुल, अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे एक स्कॉलरशिप है जिसको हम मैनेज कर रहे हैं, खास करके स्टेम के क्षेत्र में बच्चों के लिए है, जिसका नाम है फ्लिपकार्ट फाउंडेशन स्कॉलरशिप। इसके अंतर्गत एक फिक्स स्कॉलरशिप है 50,000 रुपीज का और इसके लिए जो है 2 स्तरीय है। एक खास करके वो बच्चे जो अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं और दूसरे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में है। तो फ्लिपकार्ट फाउंडेशन में जो खास करके जिनके माता पिता का किसी रूप में जो है किराना स्टोर से भी जुड़े हुए हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। उसी तरह से जो स्टेम स्पेसिफिक है, जैसे एम्पावर वुमेन स्टेम स्कॉलरशिप, और इसमें भी सब्सटैंशियल बेनिफिट है। ये खास करके वुमेन के लिए है, लड़कियों के लिए है जो कम से कम 18 वर्ष की उम्र की हैं और उन्होंने जो स्टेम डिग्री प्रोग्राम में या तो एनरोल कर लिया है या उनको एडमिशन मिल गया है, वो अपनी पढ़ाई शुरू करने वाली हैं। खास करके 2 बड़े देशों में, यूएस और कनाडा में, वहां पर भी उन्हें जो है 5,000 जो फर्स्ट प्राइज, जो ग्रैंड प्राइज है $5,000, दैट इज लॉट ऑफ मनी। स्टेम स्कॉलरशिप्स भी है जो ICCR के वेबसाइट पे आप आसानी से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक है स्कॉलरशिप जिसका नाम है ऑलस्टॉम इंडिया स्कॉलरशिप 2024-25 फेज 3। ये स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए है जो खास लोकेशन स्पेसिफिक है, जैसे तमिलनाडु में एक शहर है जिसका नाम है कोयम्बटूर, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधेपुरा, उसी तरह से श्री सिटी है आंध्र प्रदेश में और वडोदरा गुजरात में। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफाइड कॉलेजेस में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो ऑलस्टॉम कंपनी द्वारा उन बच्चों को है मोटिवेशंस के लिए स्कॉलरशिप प्रदान किया गया है। उसी तरह से दूसरे तरह के भी स्कॉलरशिप हैं जिसका नाम है केडेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये खास करके उन बच्चों के लिए है जो कि दिल्ली NCR, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद अवस्थित है। वहां पर वो अपनी अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल।
अब इस क्षेत्र में कुछ फेलोशिप्स भी मिलती है, तो इस बारे में भी जरा हमें बताइए। फेलोशिप की जहां तक बात है तो यूजीसी का फेलोशिप प्रोग्राम होता है। उसके बाद क्वाड फेलोशिप है। बेसिकली क्वाड एक ऐसी संस्था है जो 4 देशों ने मिलकर बनाई है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये पूरा चारों देश के जो छात्र हैं एक दूसरे के देश में विजिट करके जो है स्टेम क्वाड फेलोशिप का फायदा उठा सकते हैं। और इसमें जो है एक एकेडमिक सेशन के लिए वन टाइम स्टाइपेंड जो है $20,000, लगभग 18 लाख रुपए की राशि जो है अवेलेबल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई स्कॉलरशिप और फेलोशिप स्कीम जो है गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रायोजित है, इसके अलावा जो प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉडीज के द्वारा भी मुहैया कराई जाती है। तो इसकी जानकारी जो है आसानी से बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। स्कॉलरशिप और फेलोशिप के बारे में तो आपने बता दिया है उदय जी। अब जरा आप ये भी बताइए कि आप इन छात्राओं का चुनाव कैसे करते हैं? क्या आप स्कूल में जाते हैं बच्चों को चुनने के लिए, या फिर आपके पोर्टल पर बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं? जरा इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, और धन्यवाद इस प्रश्न के लिए, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे प्लेटफॉर्म से जो जुड़े बच्चे हैं लगभग 85 लाख प्लस दैट दे आर यूनिक स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो हमारे प्लेटफॉर्म में जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो जुड़ने का सिंपल सा तरीका है कि buddyforstudy.com पे लॉगिन करें, वहां पे सिंपली रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के बाद उनके पास जो है स्कॉलरशिप अलर्ट से लेकर के मंथली बुलेटिन, कई सुविधाएं जो हैं स्कॉलरशिप से संबंधित जो है उनको मुहैया कराई जाती है। और ये बिल्कुल निःशुल्क है, एक पैसे का कहीं पे भी कोई खर्च नहीं है। और दूसरी चीज है कि किस तरह से हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। हमारी मौजूदगी सोशल मीडिया पे है, हमारी मौजूदगी ऑनलाइन है, हमारी मौजूदगी बडी फॉर स्टडी एप्लीकेशन के थ्रू भी है, जो कि आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है, उस पे भी, उसके माध्यम से भी रजिस्टर किया जा सकता है। और जहां तक स्टेम स्कॉलरशिप का सवाल है तो किस तरह से हम उनको मुहैया कराते हैं, तो खास करके कई स्टेम स्कॉलरशिप्स हैं। हमने एक नई प्रक्रिया शुरू की है जिसका नाम है स्टेम स्कॉलरशिप इंटरेस्ट फॉर्म 202526। ये कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम नहीं है, बट स्टेम स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए इच्छुक जो बच्चे हैं उनके लिए हम एक ऐसी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि अगर वो इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो भविष्य में आने वाली अगले महीने या नेक्स्ट मंथ या हर साल काफी स्टेम के क्षेत्र में स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। और अगर बच्चे इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स डाल देंगे और बडी फॉर स्टडी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर अगर कर लेते हैं तो उनको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोई भी स्टेम स्कॉलरशिप जो लॉन्च होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, उसका इंटीमेशन, उसका डायरेक्ट सूचना उनको मिल जाएगा और उनको अप्लाई करने की सुविधा दी जाएगी। और उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन प्रोसेस में वो बिल्कुल सिलेक्ट भी हो सकते हैं। उनको प्रायोरिटी कंसिडरेशन है। जो ये फॉर्म पहले भर लेंगे तो वो बच्चे जो है उस कंपटीशन में आगे हो जाएंगे जो इस इंटरेस्ट फॉर्म को नहीं भरा है। बडी फॉर स्टडी हर माह 1 तारीख को जो है एक स्कॉलरशिप बुलेटिन निकालती है जिसमें कि रेंज ऑफ स्कॉलरशिप फेलोशिप बेनिफिट्स जो है बच्चों के लिए लिस्टेड रहती है। उसमें एक्टिवेटेड लिंक भी होता है जिसको क्लिक करके डायरेक्ट वो उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के पेज पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बच्चे के लिए बहुत ही रुचिकर होगा अगर वो बडी फॉर स्टडी से जुड़े। तो समय के अनुरूप विभिन्न प्रकार के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होते रहते हैं, उसके बारे में जानकारी हम लोग अनेक माध्यम से वितरित करते रहते हैं। तो बच्चे जुड़े और उसका लाभ उठाएं। जहां दूसरा सवाल इसी प्रक्रिया में आपने पूछा कि किस तरह से बच्चों का चुनाव होता है, तो बडी फॉर स्टडी का अपना कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये विवेक प्रदाताओं, जो स्कॉलरशिप प्रोवाइडर हैं प्रदाता और स्कॉलरशिप रिसिपिएंट, इन दोनों को हम लोग सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं, इंश्योर करते हैं कि दे आर ऑन द सेम पेज। और उनसे जो भी जानकारी मांगी जाती है उसकी वेरिफिकेशंस के बाद उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन होता है। कुछ मार्क्स एलिजिबिलिटी, एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि कम से कम 60% मार्क्स क्लास 12 एग्जाम में होना चाहिए। और ये नीड बेस्ड प्रोग्राम है, खास करके फैमिली इनकम क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखा जाता है कि अगर फैमिली की वार्षिक पारिवारिक इनकम जो है अगर 5 लाख तक है या 5 लाख से कम है तो ऐसे बच्चे जो है इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो बेसिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन बच्चों का सिलेक्शन होता है और बडी फॉर स्टडी जो है वेरिफिकेशन में और इनकी ऑडिटिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
उदय जी, क्या ये स्कॉलरशिप हर साल निकलती है? देखिए, स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें, कई प्राइवेट कंपनियां भी हर साल प्रति वर्ष स्टेम स्कॉलरशिप देती है। और इसके साथ साथ यूजीसी, हमारा आईसीसीआर जो भारतीय संस्था है, भारतीय सरकार से भी स्टेम के बच्चों को स्कॉलरशिप मुहैया कराई जाती है। और ये स्कॉलरशिप ही नहीं, इसके अलावे फेलोशिप और खास करके स्टेम बैकग्राउंड के बच्चों को इंटर्नशिप की भी सुविधा मुहैया कराई जाती है भारत सरकार के द्वारा। और इस क्षेत्र में स्कॉलरशिप की कमी नहीं है, ये मैं सुनिश्चित और मेरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ। जी उदय जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सारी जानकारी दी। अब जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को और उन बच्चों को जो अभी स्टेम के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें क्या राय देना चाहेंगे? जी, मैं कहता हूं कि कोई सीमा नहीं है। अगर आपके पास इरादा है, आपके पास मौका है, आपके पास इच्छा शक्ति है, तो पूरी कायनात, पूरी सिस्टम जो है उनको मदद करने के लिए, उनके लिए सहायता पहुंचाने के लिए एकदम तैयार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। शुक्रिया, ये हमारी खुशनसीबी थी कि आपने हमें मौका दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर पेशेंस। दोस्तों, कुछ स्कॉलरशिप के बारे में हमें रोमा जी ने भी बताया था, तो चलिए जो स्कॉलरशिप रोमा जी ने बताई थी, मैं आपको भी सुना देती हूँ। मेरा नाम है रोमा कुमार और मेरा फोकस एडुवर्स नाम से एक वेंचर है जहां पर मैं एजुकेशनल काउंसलिंग करती हूँ। उसमें करियर काउंसलिंग भी आ जाती है। आई हैव मोर देन 38 years ऑफ एक्सपीरियंस विद स्टूडेंट्स। आप साइंस में अगर इंटरेस्टेड हैं तो 12th के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं कोर्सेज में। अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो कुछ हेल्प मिल जाती है स्कॉलरशिप्स के थ्रू। इंडियन स्टेम फाउंडेशन है जो कि लड़कियों में स्पेशली जो है वो एनकरेज करता है कि वो अपने करियर को बनाएं। इस तरह से AICTE प्रगति स्कॉलरशिप है। इसमें लगभग 5000 स्कॉलरशिप्स हैं और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, जहां पर कि अगर आपकी सैलरी 8 लाख से कम होती है तो आपको ये स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। एक विज्ञान ज्योति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं वो लड़कियों को वो स्टेम में सपोर्ट करते हैं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट का है, उसका इनिशिएटिव है। इसके अलावा इन्फोसिस फाउंडेशन है। उसके अलावा ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि अर्न व्हाइल यू लर्न, आप कमाओ और सीखो, दोनों काम करो, इस तरह की कंपनीज भी काफी हैं। इसके अलावा अर्नेस्ट एंड यंग EYSTEM स्टेम ऐप, ये एक ऐप है, तो ये आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देता है, आप इससे सीख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उदय जी और रोमा जी आपका, जो आपने इतने सारे स्कॉलरशिप और फेलोशिप के बारे में बताया, जिन्हें लेकर हमारी सखियां स्टेम के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। दोस्तों, अगर सरकारी योजनाएं सही समय पर मिले तो हर सखी का सपना उड़ान भर सकता है। कई बार किसी को बस ये जानने की जरूरत होती है कि वो अकेली नहीं है। अब सुनिए मिस अपूर्वा को, जो कि मेंसा इंडिया के प्रोजेक्ट ध्रुव की प्रतिनिधि हैं। उनसे सुनिए कैसे यह प्रोजेक्ट देश के टैलेंटेड बच्चों को पहचान करता है और उनको सपोर्ट देता है। मेरा नाम अपूर्वा तिवारी है। मैं मेंसा प्रोजेक्ट ध्रुव के लिए एज प्रोग्राम मैनेजर काम कर रही हूँ इस समय। मेंसा प्रोजेक्ट ध्रुव को इसलिए स्टार्ट किया गया था कि हम ऐसे बच्चे जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, उनमें से जिन बच्चों का IQ अच्छा है उनको टेस्ट करें और उनकी पढ़ाई के लिए आगे हम उनको जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, और उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करके और इस तरह के सेशंस, करियर काउंसलिंग जैसे सेशंस प्रोवाइड करके हम उनको अच्छी स्कूल्स में, अच्छे कॉलेजेस में और अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए हम उनको एक्सपोजर प्रोवाइड कर सकें। ये पूरा ऑब्जेक्टिव है मेंसा प्रोजेक्ट ध्रुव का। मेंसा का जो IQ टेस्ट है ये बेसिकली डिजाइन होता है JPIP पुणे, ज्ञान प्रबोधिनी एक इंस्टीट्यूशन है जो हमारे लिए IQ टेस्ट डिजाइन करता है। और हम जो टेस्ट लेते हैं वो क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक के बच्चों के लिए कंडक्ट करते हैं और टेस्ट का पैटर्न हर क्लास के लिए सिमिलर होता है। तो जब बच्चा सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट होने के लिए क्राइटेरिया ये है कि जो IQ टेस्ट हम ले रहे हैं उसमें आपका परसेंटाइल स्कोर कंसिडर किया जाता है, जो कि आपका 95th परसेंटाइल होना चाहिए या उसके अबव होना चाहिए। तब हम आपको मेंसा प्रोजेक्ट ध्रुव का एक स्कॉलर कंसिडर करते हैं। और जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद अगर आप क्लास 6 में सिलेक्ट हुए हैं या 6 से लेकर 9th में किसी भी क्लास में सिलेक्ट हुए हैं, उसके आगे की जो आपकी पढ़ाई है
उसके लिए हम आपको पहली बात तो क्वार्टरली स्टाइपेंड देते हैं हर बच्चे को। उसके अलावा अगर हमें लगता है कि बच्चा अपनी स्कूल एजुकेशन को खुद से नहीं सपोर्ट कर पा रहा है, फैमिली नहीं कर पा रही है, तो हम उस केस में स्कूल की फीस भी प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को भेजते हैं। बच्चे जब कॉलेज लेवल पे आते हैं तो हमारी ये पॉलिसी है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चा एडमिशन ले पाता है तो हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए उसकी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, उसका फीस जो है वो हम स्पॉन्सर करते हैं जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती या जब तक उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता। पोस्ट ग्रेजुएशन में हम स्पेशल केसेस में हेल्प करते हैं, जैसे कुछ बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा है कि फैमिली नहीं सपोर्ट कर पा रही, उस केस में हम पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज ग्रेजुएशन तक हम बच्चों को फुल्ली सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। इसके अलावा भी जिस तरह की जैसे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी उनका एक्सपेंस है या उनको अगर अलग से कोई मेंटरशिप चाहिए, जैसे कोई बच्चा मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तो हम डॉक्टर्स या जो बच्चे नीट वगैरह क्लियर कर चुके हैं उन बच्चों से उनको कनेक्ट कराते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट और जिस फील्ड में वो प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसे लोगों से भी हम उनको कनेक्ट करते हैं। तो हम इस तरीके से सपोर्ट करते हैं। और बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू सिट फॉर दीज एग्जाम्स इज, पहली बात तो फाइनेंशियल जो फैमिली इनकम है, अगर हम गुड़गांव जैसे शहर की बात करें तो फैमिली इनकम अगर आप 20 से 25 हजार है तो वो बच्चा हमारे टेस्ट के लिए एलिजिबल है। और हमारा जो ये प्रोग्राम है मेंसा प्रोजेक्ट ध्रुव का, वो गुड़गांव के अलावा प्रयागराज, वाराणसी और ऋषिकेश में भी चल रहा है। तो उन सिटीज में हर सिटी का एक फैमिली इनकम जो मंथली है वो डिपेंड करता है कि वो सिटी कैसी है, तो उस हिसाब से जो भी फैमिली हमें मार्जिनलाइज लगती है हम उन बच्चों के लिए टेस्ट कंडक्ट करते हैं। वो टेस्ट कंडक्ट करने का तरीका ये, या तो हम ऐसे स्कूल को अप्रोच करते हैं जहां इस तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्कूल इस तरह के बच्चों के लिए काम करते हैं, हम उनको कनेक्ट करते हैं। या हमने बनारस में आज से कुछ साल पहले स्ट्रीट स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट कंडक्ट किया था, जैसे जो डेली वेज वर्कर्स हैं उनके लिए हमने अलग से बिना किसी स्कूल के टेस्ट कंडक्ट किया था। एंड लेटर वी ट्राइड टू एनरोल दीज स्टूडेंट्स इनटू अ गुड स्कूल जहाँ पे बच्चों को अच्छा एक्सपोजर मिल सके, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो हमारा ये बेसिक आइडिया है कि हम अलग से भी बच्चों के लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम स्कूल को भी अप्रोच कर सकते हैं। बस ये है कि हम किसी सिंगल बच्चे के लिए नहीं कर सकते, हमें ग्रुप में ही करना होता है। तो आइदर वी कैन गो टू अ स्कूल, और ऐसी कोई संस्था है जो स्कूल नहीं है पर वो संस्था है जो ऐसे बच्चों के लिए काम करती है, वो भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो ये एक पूरा तरीका है जिस तरीके से हम बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और आगे के लिए प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि मेंसा प्रोजेक्ट ग्रुप का विजन ये है कि हम ऐसे जो बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है पर दिमाग बहुत तेज है, तो ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करके उनके ऑब्जेक्टिव के और नजदीक लाने के लिए जो भी हम उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं या जो सपोर्ट कर सकते हैं वो हम करते हैं। तो अगर मैं पिछले साल 2024 की बात करूं तो हमारे 44 स्टूडेंट्स हमारे प्रयागराज में हैं जिनको हम स्कूल फीस हम नहीं दे रहे, उन्हें स्टाइपेंड दे रहे हैं हर 3 महीने पर, जिससे वो अपने बाकी के कुछ खर्चे निकाल सकते हैं। बनारस की अगर हम बात करें तो वहाँ भी हमारे 40 के आसपास स्कॉलर्स हैं जो आज की डेट में अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। वहाँ पे लगभग 10-15 बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या किसी एग्जाम के लिए जैसे जेई हो गया या नीट हो गया या नर्सिंग के किसी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम उनका पूरा ही खर्च उठा रहे हैं। कोचिंग हो गया, उनके इंटरनेट के लिए उनको रिइंबर्समेंट चाहिए या वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम गुड़गांव की बात करें तो यहाँ पे हमारे 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और पिछले साल लगभग हमने 20 से 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कॉलेज की फीस हमने फुल्ली सपोर्ट करी है। और कॉलेज के अलावा हमने हॉस्टल की फीस, उनके हेल्थ से रिलेटेड जो भी उनके एक्सपेंसेस थे, उनके ट्रैवल से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस थे वो भी हमने सपोर्ट किया है। उनके फील्ड से जुड़े हुए लोगों से कनेक्ट करने की बात है तो मुझे लगता है 50 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ऑल ओवर इंडिया मेंसा के जिनको हमने इस तरह से अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल सपोर्ट जिनको हमने सपोर्ट कर रखा है। अगर कोई स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल हमें कांटेक्ट करना चाहता है टेस्ट के लिए तो हमें वेबसाइट पे जाके मैसेज ड्रॉप कर सकता है mensaprojectgroup.in
या फिर आपके प्रोग्राम के माध्यम से अगर कोई सुन रहा है मुझे, तो मेरा नाम अपूर्वा है और वेबसाइट के बारे में आपने अभी सुना ही, तो आप मेनली वेबसाइट के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अपूर्वा जी की बात से पता चलता है जरूरी नहीं कि टैलेंट बड़े शहरों में ही रहे, वो कहीं भी हो सकता है, पर पहचानना जरूरी है और उसे सही दिशा देना भी उतना ही ज्यादा जरूरी। कभी कभी बच्चे खुद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। एक स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं होती, वो नींव रखती है भविष्य की। आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर साइंस की शिक्षा दी ही नहीं जाती है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि कई ऐसे स्कूल भी है जहाँ न केवल साइंस की क्लासेस दी जाती है, बल्कि वहाँ लैब है जो चल रहे हैं और अक्सर करियर काउंसलर्स को वहाँ बुलाया जाता है। तो अब सुनिए सरहौल के सरकारी स्कूल के शिक्षक से कि कैसे ये स्कूल स्टेम में पढ़ने वाली बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है और एक स्कूल में क्या क्या वो बुनियादी साधन हो ताकि लड़कियां साइंस ले पाए। लेकिन हाँ, इस बीच हम आपको ये भी सुनाएंगे इन शिक्षक ने कैसे साइंस ली और कैसे साइंस की टीचर बनी। तो सुनिए सुनीता मैम की आवाज में उनकी बात। मेरा नाम सुनीता सैनी है, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी सरहौल में। मैंने एक्चुअली 9th क्लास में सोचा था कि मुझे साइंस लेनी है। मैं बहुत बड़े लेवल से नहीं हूँ, बहुत सिंपल सा फैमिली है मेरी। सिर्फ ये था कि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में। पापा को ये था कि बच्चे जो हैं सब चीजें देखी जाएगी, चाहे बेटी है चाहे बेटा है। एजुकेशन में उनको सबसे बेस्ट चाहिए। पढ़ने में ठीक थे, शुरू से अच्छे थे। 8th तक अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ, तो तब ये होता था कि फर्स्ट डिवीजन आना मीन्स बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है। हमारा स्कूल जो है एक गवर्नमेंट स्कूल की तरह ही मान लो, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी कि बड़ी थी तो छोटे भाई बहनों को भी संभालना है, घर का काम भी मम्मी की भी हेल्प करनी है। तो उस वजह से जब उन्होंने ये देखा, 8th में बोर्ड होता था कि बोर्ड क्लासेस में बच्चे ने फर्स्ट डिवीजन लिया, तो मेरे कजन भाई है सुनील सैनी बहुत फेवर करते थे। बोले चाचा जी कि है ना बहन को जो है ना अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है, बहुत आगे तक जाएगी। उसमें शायद मैं ही पहली लड़की थी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में गई थी, और वो सिर्फ मेरे पापा और मेरे जो कजन ब्रदर हैं उनकी वजह। फिर +1 में पापा ने कहा भी कि आसपास ट्यूशंस नहीं है, मैं जो है कोचिंग के लिए बिल्कुल नहीं भेजूंगा, बेशक से आर्ट से कर ले आराम से, क्योंकि लड़कियां सब कर रही हैं, बेटा बहुत हार्ड होती है। मैं फिर पापा अगर आपको ये लग रहा है कि हार्ड होती है और मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आपने 9th में जब एक इतना बड़ा डिसीजन लिया कि मुझे छोटे से स्कूल से इतने बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा, तो उसके पीछे का क्या कारण था। तो अब तो मैं सिर्फ साइंस ही करूंगी। उस टाइम पर मैं पहली लड़की थी जो साइकिल से कॉलेज जाती थी। मेरे पास बायो थी, पीएमटी की था, मैंने एक बार एग्जाम दिया, पर मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था डॉक्टरी लाइन में, क्योंकि काटने से और उससे सब चीजों से डर लगता था। तब ये सोचा था कि हमारे +1 +2 में जब हमारी क्लासेस हुई थी तो टीचर्स बहुत कम रहते थे। मोस्टली हमारे पास जो टीचर आते थे वो ऐसे आते थे जो एमएससी कर रहे होते थे, अपनी स्टडीज कर रहे होते थे। उनको ये होता था कि हमें कुछ पैसा मिल जाएगा टीचिंग लाइन से। वो 2, 4, 6 महीने पढ़ाते थे, जैसे ही उनके एग्जाम हुए वो स्कूल छोड़ के चले गए। तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा परेशानी आई कि हमारा सिलेबस जो है +1 और +2 में अपने आप ही पढ़ना। तो तब ये सोचा था कि जाना तो है मीन्स टीचिंग लाइन में जाना, और जिन बच्चों को पढ़ाएंगे ना तो +1 +2 में बेस बहुत अच्छा बनाना। 100% हमारा सपोर्ट होता है कि लड़कियों के लिए जो अच्छे हैं, जो बढ़िया कर सकते हैं, तो वो ले, जरूर ले। हम कई बार ये भी कहते हैं कि बेटा तुम्हें अगर ना समझ में आए ना तो तुम पीछे हट जाना, महीने 2 महीने के लिए तुम क्लासेस पे बैठ के देखो, पढ़ के देखो, तुम्हारा अपने आप इंटरेस्ट बन जाएगा। जनवरी और फरवरी में तो हमारी जो है मोटिवेशन क्लासेस, हम उनको बोलते ही हैं बेटा आगे के लिए अब अपना सोचो कि तुम्हें 10th के बाद क्या करना है। अपने स्कूल के बच्चों को तो हम मोटिवेट करते हैं, जो बाहर से आते हैं, अगर पढ़ाई में बहुत अच्छे बच्चे हैं तो हम उनको साइंस के लिए जो है ना एलिजिबल मान के उनको दे देते हैं। लड़कियों के लिए तो और भी ज्यादा ये हो जाता है कि हाँ ठीक है बेटा, इतनी दूर से यही है कि मेन मुझे साइंस पढ़ना है, तो अगर साइंस पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हो तो बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट स्कूल्स में ये जो है लास्ट ईयर हमारे पास जो +2 में बच्चे थे ना, वो 25 या 27 स्टूडेंट्स ही थे टोटल, और अब की बार हमारे पास +2 में अराउंड 60+। उसमें से आप ये मान के चलो 60% गर्ल्स हैं।
गवर्नमेंट स्कूल्स में 540 रुपीज 6 मंथ की फीस है, तो इतना तो आप अपने बच्चे के लिए वो कर ही पाते। नहीं तो हमारे जो टीचर्स हैं, 6-7 टीचर्स जो हम साइंस वाले हैं, वो भी ऐसे हैं कि कई बार हम 10th में भी फीस भरते हैं बच्चों की। तो +1 +2 में भी जो बच्चा अच्छा है उसके लिए हम भी जो है हेल्प कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास जो बुक्स आती है, हमारे पास कोई पब्लिशर देके जाता है, तो वो बुक्स हम बच्चों को ही अवेलेबल कराते हैं। तो दोस्तों, काफी कुछ जानने को आपको मिल गया, लेकिन कई बार ये भी देखने को मिलता है कि किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छूट जाती है, रास्ता दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है। तो यहाँ निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दूं, NIOS और IGNOU ये ऐसे विकल्प है जो हर लड़की को मौका देते हैं फिर से अपने सपनों को पाने की चाहत के लिए और फिर से अपने सपनों को पाने के लिए। इसीलिए अगर आप जानते हैं किसी ऐसे लड़की को जो किसी भी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुकी है, तो उन्हें NIOS या IGNOU से जरूर जोड़िएगा। और अब मिलिए उस चैंपियन से जिसने समाज की हर रुकावट को पीछे छोड़ा और आज एक मशीन लर्निंग इंजीनियर है। विद्या स्कूल की पूर्व छात्रा और मेंसा स्कॉलर अंजलि प्रजापति। जी हाँ, आपने इनको पहले भी सुना है, लेकिन आज मैं ये बता दूं कि अंजलि को जो कामयाबी मिली उसके पीछे मेंसा स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा हाथ था। तो कैसे मेंसा स्कॉलरशिप उन्हें मिली और कैसे वो अब आगे बढ़ पा रही हैं, सुनिए अंजलि प्रजापति जी की आवाज में। मेरा नाम अंजलि है। मैं स्कूल में भी हमेशा ही फर्स्ट आती थी और मैंने क्लास 10 तक हमेशा टॉप ही किया है। और उसके बाद फिर मैंने साइंस स्ट्रीम ली क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था वो मैथ्स और साइंस की तरफ था। इसी पूरे प्रोसीजर में क्या हुआ, एक दिन मेंसा आई थी, उन्होंने बोला कि मतलब एक IQ टेस्ट लेंगे हम आपका, और IQ टेस्ट में जिसका क्लियर हो गया फिर उनके लिए मतलब ऐसे फ्री स्कॉलरशिप थी। तो मेरे मम्मी पापा को कोई फीस नहीं भरनी थी मेरे स्कूल की, और फिर मतलब मैंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी थी, तो इस वजह से मुझे वो स्कॉलरशिप मिल गई। और फिर मेरी जो पूरी एजुकेशन है स्कूल और कॉलेज की, वो फ्री में हुई थ्रू मेंसा और विद्या स्कूल ने भी हर एक कदम पे काफ़ी सपोर्ट किया है। कोई रवाज रोके रुकना नहीं, रीतों की रस्म के आगे झुकना नहीं। उठो और तोड़ डालो जंजीर तुम, मिटा दो और फिर से लिखो तकदीर तुम। जागो जागो। तो दोस्तों, जो लड़की आज एक छोटे से गांव से निकलकर बैंगलोर की बड़ी कंपनी में कोडिंग कर रही है, वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि हम सब की उम्मीद बन चुकी है, हम सब की प्रेरणा बन चुकी है। हर लड़की को बराबरी का हक है, लेकिन कई बार उस हक तक पहुंचने के लिए उसे कई मोड़ में मुड़ना पड़ता है। सरकार, स्कूल, मेंटर्स और परिवार सब मिलकर अगर उसका साथ दे तो स्टेम उनके लिए सपना नहीं बल्कि हकीकत बन सकता है। तो अगली बार जब आप किसी लड़की को देखे जो पढ़ाई छोड़ने के कगार पर है, तो बस उन्हें इतना कहना, क्या तुम पढ़ना चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उन्हें बताएंगे इन सभी साधनों के बारे में जिनसे वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती है। दोस्तों, आपने अक्सर ये सुना होगा कि जब भी कोई बच्चा 11th क्लास में जाकर साइंस लेता है तो सबसे पहले मार्कशीट में उसके नंबर देखे जाते हैं कि साइंस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए थे और उस बच्चे का रिजल्ट कैसा आया है। यानी अगर 60, 70 या 80% से अबव है तो ही उन्हें साइंस मिलती है। पर क्या ये पैमाना सही है? तो अब डॉक्टर पिंकी जी हमें सुनाएंगी एक चैंपियन की स्टोरी जिन्होंने इस 70-75% वाले साइंस के क्राइटेरिया को चुनौती दी है। तो सुनते हैं पिंकी जी की आवाज में। मैं डॉक्टर पिंकी गोस्वामी हूँ और मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ। मैं मेंटल हेल्थ के फील्ड में पिछले 30 साल से काम कर रही हूँ और काफ़ी सारा केसेस आता है। आज मैं आप लोग को एक केस बताना चाहूँगी। उसको एंजाइटी और स्ट्रेस के केस करके मेरे पास आया था कि मैम, हमने आपके बारे में सुना है, तो मेरी बच्ची को ना बहुत स्ट्रेस एंड एंजाइटी है। जब मैं उस बच्चे के साथ बात करने लगी तो उसकी स्ट्रेस एंड एंजाइटी इस बात का था कि उसको लेना था PCB, लेकिन स्कूल वालों ने उनको नहीं दिया था क्योंकि उनका एक मार्क्स का अपर लिमिट था कि भाई इतने लेवल के बच्चे को ही देंगे, या 50% या 60%, कुछ तो उन्होंने एक लेवल लगाया था कि उसके नीचे वाले बच्चों को वो साइंस नहीं देंगे। अभी बच्ची को रात को नींद नहीं आ रही है, वो बहुत परेशान है।
तब समझ के मैंने पेरेंट्स को बोला कि उसको साइंस चाहिए, तो पेरेंट्स ने बोला हम क्या कर सकते हैं, इसको तो 45% आया, हमने बहुत कोशिश करी, स्कूल वाले मान ही नहीं रहे हैं। देन मैंने एक चिट्ठी लिखी अपने तरफ से प्रिंसिपल को लिखा कि मैं समझती हूँ कि उसको इस एग्जामिनेशन में 45% आया है, लेकिन मुझे ऐसे बहुत अंदर से बिलीफ है कि ये बच्चे साइंस अच्छा कर लेंगे और आप उनको एक मौका ज़रूर दें। प्रिंसिपल ने भी शायद इस बात को थोड़ा से इम्पोर्टेंस दिया और बच्चे को साइंस दिलवा दिया। और बिलीव मी, आज वो साइंस के बुक्स लिखते हैं छोटे बच्चों के लिए एंड काफ़ी उनको अप्रिसिएशंस भी मिले हैं। और आज उनके पेरेंट्स भी काफ़ी थैंकफुल है कि हमने इसकी बच्ची को साइंस दिलवाया, क्योंकि पेरेंट्स ने भी गिव अप किया था, स्कूल वालों ने बिल्कुल मना किया था। अगर हम वहाँ पे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते कि जो 45% के नीचे है तो ये साइंस नहीं कर सकते हैं, और अगर हमने ये चीज़ सोच लिया होता तो शायद एक राइटर हम खो देते। चल पड़े हैं हम सफर, अजनबी तो है डगर, लगता हमको मगर कुछ कर देंगे हम, मगर ख्वाब में जो दिखा पर था छिपा बस जाएगा वो नगर। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि अगर प्रतिभा हो तो कोई हमें नहीं रोक सकता। बस जरूरत है कि कोई हमारा साथ देने के लिए तैयार हो, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि हम खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार हैं। कभी कभी जिंदगी सवाल बनकर सामने खड़ी हो जाती है। अब क्या होगा, पढ़ाई कैसे होगी, सपने अधूरे तो नहीं रह जाएंगे। लेकिन इस सीरीज के इस आखिरी प्रोग्राम में हमने जाना कि जवाब होते हैं सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं में, स्कॉलरशिप में, इग्नू या NIOS जैसे विकल्पों में, और सबसे ज्यादा खुद अपने भरोसे में। जब परिवार साथ देता है, स्कूल का रास्ता दिखाता है और सखी खुद ठान लेती है, तो फिर कोई दीवार मजबूत नहीं रहती जो उसे रोक पाए। तो चलिए, अब आपकी बारी है सवाल पूछने की, जानकारी बांटने की और किसी सखी का हाथ थामने की। यह था जागो रे सखी, गुड़गांव की आवाज 107.8 FM का रेडियो कार्यक्रम, जिसे हम लेकर आए थे यूनेस्को नई दिल्ली और यूनेस्को चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से। दोस्तों, यदि आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर में फीडबैक देना ना भूलिएगा। नंबर रहेगा 9958941408, यानी 9958941408। फिलहाल मैं यानी साक्षी चलती हूँ। सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज 107.8 FM, आपकी आवाज, आपका रेडियो। नमस्कार। और अब मैं साक्षी एक बार फिर आ चुकी हूँ आप सभी के बीच में, ये जानने कि आपको जागो रे सखी का ये चौथा कार्यक्रम कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इस पूरी सीरीज में हमने बहुत मेहनत की थी। हम अलग अलग जगह गए थे, किसी स्कूल, कॉलेज, किसी NGO में, और काफ़ी मदद हमारे श्रोताओं ने भी की थी, जैसे तेजम कौशिक जी और हमारे कई सारे ऐसे श्रोता जिन्होंने हमें जगह दी कि हम भी उनके पास में आकर सारी FGT कर पाए, उनकी रिकॉर्डिंग कर पाए। तो इस FGT में काफ़ी लोगों का सहयोग था, इस रिकॉर्डिंग में काफ़ी लोगों का सहयोग था, और इस पूरी सीरीज़ में काफ़ी लोगों का सहयोग था। तो सबसे पहले गुड़गांव की आवाज़ रेडियो आप सभी के सहयोग को नमन करता है और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता है, जो आप सभी ने इस पूरी सीरीज़ में हमारा साथ दिया और आखिर तक हमारे साथ बने रहे। उम्मीद है कि आगे ही भविष्य में भी हमारा यूं ही सारा साथ है जो बरकरार रहेगा। तो अब दोस्तों, शुरू हो चुका है जागो रे सखी का लाइव कार्यक्रम, यानी कि लाइव भाग, जिसमें कि आप भी अपनी राय दे सकते हैं। सर्वप्रथम तो यही बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और आपके आसपास भी क्या कोई लड़की है जो स्टेम की फील्ड में है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स की फील्ड में है, जिसे आप देख रहे हैं पढ़ते हुए, या वो पढ़ चुकी है, कहीं जॉब कर रही है, इन सब में देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, तो आपके हिसाब से वो क्या वजह है। या फिर मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में आप जान गए होंगे कि साइंस केवल एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि बहुत हार्ड है, जिससे सिर्फ डॉक्टर या साइंस या फिर इंजीनियर ही बन सकते हैं। काफ़ी तमाम चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति कर सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो जरूर जुड़कर बताइए। बता दूं कि दिन है आज
बुधवार का तारीख है 9 जुलाई 2025 और समय हो गया है 11:06। ये लाइव कार्यक्रम में और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजकुमार जी और तेजराम कौशिक जी दोनों ही। तो राजकुमार जी पहले जुड़े हैं तो उनसे पहले बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका राजकुमार जी। साक्षी जी, उस टाइम के बारे में जो एक किस्म से ये जिन्होंने आप अपनी राय बताई है जी, ये हाँ जी, बहुत ही अच्छी जानकारियां मिली हैं। और तेजराम साहब को भी नमस्कार करता हूँ जी मैं। नमस्कार नमस्कार। और जी उदयवीर जी ने जो एक अपनी पूरी स्कॉलरशिप है जी, बहुत ही कुछ इसमें बताया गया जी। तो उदय जी बडी फॉर स्टडी से हैं और बडी फॉर स्टडी काम ही यही करता है स्कॉलरशिप देने का, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका साथ देने के लिए जी। बड़ी फॉर स्टडी के बारे में बताया जी इसमें। और इसमें कुछ ऐसी फ्लिपकार्ट स्कॉलरशिप फाउंडेशन कनाडा, यूएस और फैमिलीशिप के बारे में बताया जी। बहुत कुछ जानकारियां मिली हैं जी इसमें प्रोग्राम में। तो इसमें कोई भी कर सकता है जी, ये साइंस से या कोई डरने की बात नहीं है जी इसमें। हाँ जी, रोमा जी की बातें बहुत अच्छी लगी। अच्छा लगा कि आपने इस प्रोग्राम को इतने ध्यान से सुना, क्योंकि आपको कितने नाम भी याद है। मिस पूर्वा तिवारी जी, हाँ जी, उनकी बातें तो मेरे को बहुत ही पसंद आई, क्योंकि 6 से 9 साल की क्लास के बच्चों को वो मानसा प्रोजेक्ट के स्कॉलरशिप देते हैं जी। हाँ जी सर। और स्कूल की फीस भी देते हैं जी, सरकारी स्कूल। और इसमें शुरू से 6 से 9 साल के बच्चे और उसके बाद 10वीं बार में स्कॉलरशिप भी दिलवाते हैं जी। जी 6 से 9 साल के नहीं सर, 6 से 9th क्लास के बच्चे। हाँ जी, हाँ जी, 6 से 9th क्लास के बच्चे जी। हाँ जी। और यहाँ तक कि डॉक्टर तक बना देते हैं जी वो जी। और गुड़गांव में इनका ये सेंटर है जी। बहुत सारी बातें इन्होंने बताई, बहुत अच्छी लगी। तो आपको इस पूरे प्रोग्राम में क्या सबसे अच्छा लगा? इसमें मेरे को लगा जी, ये जो मैडम तिवारी जी थी ना, इन्होंने जो बताया, ये गरीब तबके का बच्चा भी इसमें भाग ले सकता है और आगे बढ़ सकता है जी। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं गरीबी के कारण भाग नहीं ले पाते हैं और डरते हैं जी वो पढ़ने से। अब ये इसमें तो फीस महंगी होगी, उसका नाम सुन के हम डर जाते हैं जी बच्चे, उनके माँ बाप डर जाते हैं जी, कैसे होगा ये, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। लेकिन अगर जानकारी हो ना जी साक्षी जी, तो बहुत कुछ मानसा प्रोजेक्ट फंड देते हैं, तो इनसे बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। और इसमें जी सरकारी स्कूल की जो सरोल से जी सुनीता मैम जी सैनी जी थी, उन्होंने अपने बारे में बताया जी। वो एक संघर्ष करके आगे बढ़ी 9वीं क्लास में, और पहली से 9वीं क्लास तक तो फर्स्ट आई जी बता रही थी। और उनके पिताजी तो मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो काफी कुछ उन्होंने करके दिखाया। अच्छा लगा जी, उनकी बातें बहुत अच्छी लगी जी। और हमें भी अच्छा लगा कि आपने पूरे इस एपिसोड का रिकैप दे दिया एक साथ ही। हमारे जिन श्रोता ने ढंग से इस एपिसोड को नहीं सुना होगा, तो आपकी बात सुनकर उन्हें पता चल गया होगा कि प्रोग्राम में क्या क्या हुआ है, किसने क्या बोला है। और जी एक विद्या स्कूल से अंजलि प्रजापति जी ने भी बहुत अच्छी बातें बताई जी जी। और आपने बताया जी बंगलोर से पिंकी जी गोस्वामी, मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने बताया जी, बहुत अच्छे से बताया कि पी नहीं लेना चाहता था वो बच्चा और उसके 45% नंबर थे, तो लेकिन वो दिमाग से थोड़ा सा एंजाइटी हो गई थी, तो उनकी सहायता ली जी उन्होंने। और उस बच्चे को आगे बढ़ाने में बहुत उनको तरक्की दिलवाई जी। और उनके माँ बाप ने भी मैडम का शुक्रिया किया, और वो लास्ट में साइंस से पुस्तकें लिख रही है जी जी, वो राइटर बन गई जी। जी जी, बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम जी आपका जी। जी धन्यवाद जागोरे सखी। हाँ जी, जागोरे। धन्यवाद राजकुमार जी, इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साक्षी जी। नमस्ते। तेजराम कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माफी चाहेंगे इतना इंतजार करवाने के लिए। नहीं कोई बात नहीं जी, अच्छी बात है। राजकुमार जी ने ध्यान से सुना और मैंने भी ध्यान से सुना बेटे, बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों ने, सभी जिन्होंने, लड़कियों ने, सभी दोस्तों ने जितनी सहायता करी है, बहुत अच्छे से सहायता करी है। और सबसे बड़ी बात ये लगी कि जो लोग, जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को डी ग्रेड माना गया, उनको ग्रेड दिलवाना, उनको अप करना, ये बात बहुत अच्छी लगी। 45% से लेकर मतलब करवाना, साइंस को तैयार करवाना और फिर राइटर बन के वो, तो यही है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। क्योंकि ये बहुत आम एक मापक है कि अगर बच्चे ने 10th में अच्छे परसेंटेज ला रखे हैं तो उसको साइंस मिलती है। ये बहुत आम है और बहुत स्कूलों में ये है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है।
लेकिन ये है कि जैसे ये लोग मतलब संस्था बना के ये लोग कर रहे हैं कि जो उन्होंने कितनी सहायता करी, प्रिंसिपल से बात करके लिख के दिया उनको 41% के बाद में उन्होंने काम किया, तो उन्होंने बच्चे ने मेहनत करी और उसकी लगन लगी, तो उसने अच्छे नंबरों से मार्क्स लिए और अच्छे मतलब वो किए, अच्छी तरक्की करी, फिर बुक्स भी लिखने की तैयारी करी। देखो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बहुत ही भावनात्मक और बहुत अच्छा मतलब यूजफुल प्रोग्राम है ये, सभी के लिए मतलब यूजफुल है, सभी के लिए लाभ देने वाला है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है, इसको बढ़ाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए प्रोग्राम को। और आपने जैसे आपने बेटा जैसे मतलब इसको मतलब दर्शाया है, जैसे प्रसारित किया है, बहुत अच्छे तरीके से आपके भी मतलब उसका मतलब हम योगदान समझते हैं, बहुत अच्छा है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद तेजराम कौशिक जी। अच्छा लग रहा है कि आप सभी को ये प्रोग्राम पसंद आई, ये सीरीज पसंद आई। नमस्ते सर, धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्ते सर। तो ऐसे ही हमारे जो बाकी दोस्त हमें सुन रहे हैं, बाकी श्रोता हमें सुन रहे हैं, वो भी जरूर जुड़े हमारे साथ में और बताइए कि आपको कैसा लगा जागो सखी का ये एपिसोड और ये सीरीज आपको कैसी लगी, जरूर बताइएगा। इस प्रोग्राम में अभी मैं हूँ साक्षी, और अगर आप चाहते हैं अपनी राय देना तो कॉल कीजिए हमारे नंबर पर जो है 8800475080 यानी 8800475080, और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। दोस्तों, जागो सखी का ये कार्यक्रम हम लेकर आए थे यूनेस्को नई दिल्ली और यूनेस्को चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया हैदराबाद यूनिवर्सिटी के सहयोग से। अब आपको इस पूरे एपिसोड में कौन सा भाग पसंद आया, या आपके आसपास के क्षेत्र में आप देखते हैं कि हाँ अभी भी महिलाएं हैं स्टेम की फील्ड में, वो जॉब कर रही हैं, तो आपको कैसा फील होता है आप ये बताइए। और उन्हें देखकर आप अपने घर की बच्चियों को, उनको भी देखकर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरी बच्चियां भी कर सकती हैं अगर कोई और कर पा रहा है तो। और ये प्रोग्राम सुनकर आपकी सोच में अगर छोटा सा भी बदलाव आया है तो इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। अभी तो दिन बुधवार का है, तारीख है 9 जुलाई 2025, और मैं यानी साक्षी इंतज़ार कर रही हूँ आपके कॉल का, आपके राय का और आपके सहयोग का, आपके फीडबैक का। तो ज़रूर इसमें ही हमने जाना कि स्कूल किस तरीके से मदद कर सकता है लड़कियों की, क्योंकि जब भी हमने FGT की थी या इस प्रोग्राम को जब हमने किया तो काफ़ी बार हमारे सामने ये बात आई कि अक्सर क्या होता है कि गाँव के आसपास स्कूलों में साइंस होता ही नहीं है। वैसे तो कई स्कूल तो सिर्फ 5वीं तक ही होते हैं, अगर थोड़ा दूर भी जा रहे हैं तो साइंस विषय अक्सर नहीं मिलता है स्कूल में। अगर साइंस है तो लैब ढंग से काम नहीं कर रही है, लैब में अक्सर ताला लगा रहता है। तो इसीलिए हम सरहौल के स्कूल में गए थे, जहाँ मेरा अनुभव रहा है कि वहाँ बहुत अच्छे से साइंस की पढ़ाई की जाती है और काफ़ी अच्छे लैब है। तो इसीलिए हम गए थे सरहौल के स्कूल में। बात की थी मोनिका जी से, जिसको आपने 3rd एपिसोड में सुना था। इस बार हमने आपको 4th एपिसोड में सुनाया सुनीता जी को, जो कि एक साइंस की टीचर है, और उन्होंने बताया कि वो टीचर कैसे बनी, उनके सामने उस समय क्या चुनौतियाँ थी, क्योंकि बहुत टाइम पहले की बात है भाई जब वो टीचर बन रही थी, तो उनकी क्या चुनौतियाँ रही और अब चुनौतियों को कम करने के लिए उनका स्कूल क्या क्या कर रहा है। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो अक्सर बच्चों को मोटिवेट करती हैं क्लास के बीच में कि अगर आप साइंस लेते हैं तो ये सब होता है, आप आगे चल के ये सब कर सकते हैं, जो इस पूरे प्रोग्राम में हमने काफ़ी बात की। अब उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है। प्रोग्राम में हमने काफ़ी कुछ जाना जो मैं अभी तक आपको बता चुकी हूँ। अब क्या चीज़ इस प्रोग्राम में, कौन सी बात आपने पहली बार सुनी या पहले से जानते थे लेकिन कुछ खास नहीं पता था, किन की वो बात थी। जैसे आप सभी ने स्कॉलरशिप के बारे में सुना ही होगा कि हाँ स्कॉलरशिप मिलती है किसी को, लेकिन क्या आपको ये पता था कि आम इंसान भी उससे ले सकता है? क्योंकि मैंने काफ़ी सुना था जब मैं छोटी थी, लेकिन मुझे लगता था कि किसको ही मिलती होगी, लेकिन अभी हम जान पाए कि हाँ मिलना आसान है अगर लगन हो बच्चे में और वो क्रैक कर पाए पेपर को। तो बताइए कैसी लगी आपको इस एपिसोड की ये आखिरी कड़ी। तो फिलहाल मैं साक्षी चलती हूँ गुड़गांव की आवाज़ रेडियो से दोस्तों, तो आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़ आपका रेडियो। नमस्कार।